नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय मैं अपने टीम के साथी ए समत के साथ खड़ा हूं और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए एनसीपी के नेशनल चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, और उनसे जो है देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम शब्बीर अहमद विद्रोही है। मैं यहीं भोरवा खुर्द का वासी हूँ, लेकिन इस वक्त नागपुर में फ़िलहाल रहता हूँ। नागपुर जो महाराष्ट्र की उपराजधानी है। सब पूरा परिचय दें आप। परिचय ये है कि अब अपने घर में अपने लोगों के बीच बस शब्बीर समझिए। वैसे मैं इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेशनल चेयरमैन हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अल्पसंख्यक विभाग के आप चेयरमैन हैं? जी, माइनॉरिटी आया सर। जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है सर, और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हो रही हैं और माइनॉरिटियों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उनको ये पता है कि माइनॉरिटी के खिलाफ जब हम नफरत को बोएंगे तभी हिंदुत्व के नाम पर हिंदू बिरादरी के वोट एक होंगे। और जबकि आज हमारे देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, बेकारी से परेशान है, नौकरियां जा रही हैं, इन चीज़ों को इस देश की जनता समझती है। उनके घूमने का मेन कारण यही है कि हम उस पौधे को बढ़ाएं जो पौधा उनको मतदान का फल दे सके। और वो पौधा सिर्फ ये है क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आकर्षित होकर जनता उनकी क्या आप कहना चाहते हैं कि विकास के मुद्दे अब पीछे छूट जाएंगे? विकास के मुद्दे इस देश में कभी नहीं रहे। अगर विकास के मुद्दे इस देश में कभी रहे होते तो मेरा दावा है कि यह देश विश्व के प्रथम नंबर पर होता। सर, आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है अध्यक्ष हैं देश के, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं इन सब मुद्दों? देखिए, हम सही पूछिए तो हम कभी कभी सोचते हैं अल्पसंख्यक का मतलब जो है 6 बिरादरियां आ जाती हैं। उसमें पहली बिरादरी माइनॉरिटी में मुस्लिम को गिना जाता है, दूसरा सिख है, तीसरा क्रिश्चियन है, चौथा जैन है, पांचवा 9 बुद्ध आए हैं जो दलित समाज से, जिन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, वो आए हैं। और इसी तरीके से लोगों को इसमें लिया गया है, पारसी भी आए हैं। तो ये बड़ा अलग बात है। आप मेरे से पूछते हैं अल्पसंख्यक होकर के आप क्या सोचते हैं अल्पसंख्यक के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति या समुदाय के बारे में नहीं सोचता। मैं सबसे पहले देश के बारे में सोचता हूँ कि हमारे देश का अस्तित्व, हमारे देश का विकास और हमारे देश की गरिमा कब और कैसे बनेगी और किस तरह रहेगी। क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे और हमारे प्यार का संदेश रहेगा। हम जातियों के बारे में कब, देश के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। सवाल तो इन्हीं पे उठाए जा रहे हैं सर, जैसा कि जो है गृह मंत्री ने जो है रोड पे नमाज के बारे में जो है चर्चा की थी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर यातायात को बाधा नहीं है तो ईश्वर को याद कर लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे वो किसी धर्म के हो, उनकी आरती हो, उनका जुलूस हो, उनका कीर्तन हो और हमारी नमाज हो, हम इन पर बात नहीं करते। लेकिन नमाज तो अपने घर में भी आप पढ़ते हो और किसी को तकलीफ देते हो तो वो नमाज नहीं मानी जाती है। तो रास्ता हो या रिश्ता हो, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जनता को तकलीफ न हो, किसी की आत्मा को दर्द न हो, कोई हमारे ऊपर उंगली न उठाए। ऐसी परिस्थिति में ये पूरी धरती ईश्वर की है, अल्लाह की है। इस कहीं भी जो पाक जगह मिले हमें नमाज पढ़ लेने में कोई एतराज नहीं। शर्त यह है कि किसी नागरिक को, किसी आदमी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। गुरुग्राम में अभी जल्द ही देखा गया था कि सरकार वहाँ की जो है प्रशासन जो है इसका जो है मतलब आदेश भी देता है कि आप लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व आकर के वहाँ जय श्री राम का नारा लगाते हुए उस चीज़ को बंद करते हैं। तो इस तरह की जो है एक तरफ प्रशासन जो आदेश भी दे या दूसरे लोग जो उसको बंद कराए, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन ने अपनी जवाबदारी को निभाना चाहिए। जब उसने वहाँ आदेश दिया तो गुंडा तत्व अगर वहाँ आतंक फैलाते हैं तो सरकारी तंत्र को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर मुकदमा करना चाहिए। अगर हम इस तरह से कहें कि हम आपको एक तरफ से अनुमति दे दें और दूसरी तरफ हम अपने
क्योंकि आज आप जानते हैं गुंडे भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम उनकी जाति पर बात इसलिए नहीं करते हैं कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती है, वो एक अपने आप की बिरादरी होती है। और जो राजनीतिक लोग रखते हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं कितना भी आलीशान मकान बनाइए और मकान के दरवाजे के गेट पर एक दरमान रखना पड़ता है, उसी तरह कितनी भी अच्छी पार्टी बनाई जाए उसमें 2 4 10 जो है इस तरह के लोग रखे जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो सरकार ने परमिशन दिया वहाँ 2 चीज़ें हुई। एक तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई गई, दूसरा सरकार के दिए हुए अनुमति का भी उल्लंघन किया गया और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा अपना भी मानना यह है कि किसी भी चीज़ पे मैं एक बात समझता हूँ कि क्या हमारा रब बहुत बड़ी जमात में ही मिलेगा? हमारा रब अकेले की नमाज में भी मिलेगा। लेकिन जमात हम इसलिए इकट्ठा करते हैं कि एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की मदद करना, और जब हम में एकता पैदा होती है तो विषमता दूर होती है, और जब विषमता दूर होती है तो समता आती है, और जब समता आती है तो समता अपने आप ममता को जन्म देती है, और जब ममता जन्म ले लेती है तो ये मेरा दावा है कि इस देश के लिए सबसे सौभाग्यशाली काम होता है। क्योंकि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल जो है 2022 में जो है उत्तर प्रदेश में किसकी संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल आप मानते हैं? देखिए, संभावनाओं से ही सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, बगैर संभावनाओं के कोई चीज़ जन्म नहीं लेती है। कार्यों को देखकर, विचारों को देखकर, व्यवहारों को देखकर तो लगता है कि यह सरकार जाने वाली है, लेकिन जनता है कहीं सांप्रदायिक मूड में आ जाए, जिस खेल को हमारे गृह मंत्री जी खेल रहे हैं, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन अगर रोटी पलटी नहीं जाती है तो जल जाती है। और आज की स्थिति को देख करके इस तरह का लोकतंत्र के हत्यारों के साथ में किस तरह की बातें और किस तरह की जनता करती है, लोकतंत्र को जीवित रखना है तो ऐसी सरकारों को हटाना होगा जो लोकतंत्र के विपरीत कार्य करती हों, जो जातिवाद का कार्य करती हों, जो समाज में विघटन को पैदा करती हों। ऐसे सरकारों को हटा देना जनता का दायित्व है। संविधान भी कहता है कि इनको इस देश में जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, सर्वधर्मी है। जो एक धर्म की बात करे ऐसे लोगों को इतना स्थान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद सर आपका।